हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कल यानी कि 27 अगस्त को दोस्तों अमेरिका द्वारा भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ दुगना कर दिया जाएगा। दोस्तों 27 अगस्त होने से पहले आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है दोस्तों भारतीय बाजार के लिए, जहां पर लिया जा सकता है कोई सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों किस तरह का फैसला लिया आज जा सकता है, आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आज की इस खबर ने भारत के बाजारों के साथ साथ दोस्तों अमेरिका के बाजार में भी तहलका मचा कर रख दिया है कि क्या फैसला लेगी मोदी सरकार। वहीं टैरिफ लागू होने के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कह दिया, जिससे भारतीय किसान हुए खुश दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे भारत ने चीन से नहीं मांगा ज्ञान तो फ्री का देने लगा सजेशन, वो भी अमेरिकी टैरिफ को लेकर। दोस्तों बताएंगे भारत को क्या ज्ञान दे रहा है चाइना। तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बड़ा खुलासा ये किया कि ट्रंप ने जानबूझकर भारत को बनाया टैक्स बम का शिकार, जिसके बाद दोस्तों जो हम आपको खबर बताएंगे वाकई में आपको चौंका देगी। 11 देश 7 दिन और महाशक्तियों का दाव दुनिया में इस हफ्ते बहुत कुछ बदलने वाला है दोस्तों, आपका जानना बेहद जरूरी है। तो वहीं आपको बताएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि रूस यूक्रेन में शांति समझौता कराना इम्पॉसिबल है, तो दोस्तों अब यूक्रेन को लेकर ही बड़ा कदम उठा दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी जेलेंस्की को लेकर। जी हाँ, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया दोस्तों। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत वो देश है नहीं जिस पर अमेरिका दबाव बना सके। ये नया भारत है, जवाब देना जानता है, जैसे को तैसा वाला हिसाब करना जानता है। तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ दुगना कर दिया है, जो बुधवार से लागू होने जा रहा है। इसके बाद बाजार में हलचल होनी तय है। इस फैसले ने भारतीय एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि मुनाफे की मार्जिन पर सीधा असर पड़ा। जी हां, भारत सरकार को भी इसका अंदाजा है, इसीलिए सरकार ने 26 अगस्त यानी आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में एक्सपोर्टर्स को बड़ी सौगात मिल सकती है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, निर्यात संवर्धन परिषद यानी EPCs और एक्सपोर्टर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय निर्यातकों का कहना है कि पहले से ही 25% अमेरिकी टैरिफ ने उनकी लागत बढ़ा दी थी। अब इसे दुगना करके 50% कर देने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर गंभीर असर पड़ेगा। खासकर टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। कई कंपनियों का मानना है कि अमेरिकी बाजार में टिकना अब मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही पतली मार्जिन में काम कर रहे छोटे और मध्यम उद्यम SMEs को ये तगड़ा झटका गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों से लगातार संवाद कर रहा है। सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत की मोदी सरकार पैकेज की बजाय चुनिंदा सेक्टरों को सपोर्ट दे सकती है। निर्यातकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGs जैसी सुविधाएं मांगी है, जिसमें बिना गारंटी के वर्किंग कैपिटल और सरकारी जोखिम कवर उपलब्ध करवाया जाए। माइक्रो और छोटे उद्यमों के लिए क्लस्टर स्तर पर वर्किंग कैपिटल फंड उपलब्ध कराने का सुझाव भी सक्रिय विचाराधीन है। सरकार का फोकस SMEs पर है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार की रणनीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात उन्मुख इकाइयों और SMEs को बचाना है। ये यूनिट्स बाहरी झटकों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है और लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो आपको बता दें 26 अगस्त की आज की इस बैठक में भारत की औपचारिक प्रतिक्रिया तय होने की संभावना है। यहाँ तक कि सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ तत्काल राहत का सवाल नहीं है, बल्कि भारत के निर्यात सेक्टर की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की चुनौती भी है। टैरिफ झटके से सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, निर्यात ऑर्डर घट सकते हैं और विदेशी खरीदार अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में सरकार से ठोस और तुरंत असर करने वाले कदम उठाने की मांग तेज हो गई है दोस्तों। यानी कि मोदी सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे कि निर्यातकों को ट्रंप के टैरिफ से बड़ी राहत दी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार क्या राहत दे पाएगी, यानी किस तरह का राहत देती है और क्या इस राहत से भारत पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। ये सारे मायने देखे जाएंगे दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो किया जाएगा। लेकिन एक बार मोदी सरकार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का काट निकाल लेगी तो उसके बाद अमेरिका को एक एक उसके बाद का जवाब दे पाएगा अपना भारत। बस आज की इस मीटिंग का है इंतजार। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें
जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों का उद्घाटन किया और 5,477 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लेकिन मेन चीज जो थी दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि 27 अगस्त को ट्रंप का अतिरिक्त पेनल्टी लगाने वाला 25% का टैरिफ भी लागू हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, दुकानदारों से कहूंगा, किसानों पशुपालकों से कहूंगा, मैं हर किसी के लिए बार बार वादा करता हूं कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि चरखाधारी मोहन हमारे पूज्य बाबू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। मोदी जी ने बिना किसी का नाम लिए, यानी बिना अमेरिका का नाम लिए, ट्रंप का नाम लिए, कहा कि आज की वैश्विक राजनीति मुख्य रूप से आर्थिक हितों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हर कोई केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली कह दिया है कि किसानों पर आंच नहीं आने देंगे। कितना भी दबाव हम पर आए, हम झेलने की ताकत बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अपने किसान भाइयों पर आंच नहीं आने देंगे। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी दिलाई है दोस्तों किसानों को, छोटे उद्यमियों को। जी हां, बता दिया है कि ट्रंप के इस टैरिफ का असर तुम पर नहीं पड़ने दूंगा, चाहे कितना भी दबाव मैं झेलता रहूं, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। जी हां। तो वहीं दोस्तों, भारत की विदेश नीति पर चीनी मीडिया ने दिया ज्ञान। अमेरिकी टैरिफ को लेकर साधा निशाना क्या कहा बता दें। भारत और अमेरिका के बीच जारी तनाव में चीन को मौका दिख रहा है। इस कारण चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अब विदेश नीति पर भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। इसके लेखों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही विचार माना जाता है, जो वो कूटनीति सीमाओं के कारण सीधे नहीं कह सकता। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि रशिया से तेल आयात के कारण भारत का अमेरिका के साथ संबंध खराब हुए हैं। वहीं ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। ऐसे में चीनी मीडिया ने भारत को एक अधिक संतुलित विदेश नीति अपनाने की समझाइश दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को इस साल क्वाड सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करनी है। हालांकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। दोनों देश व्यापार समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ ने क्वाड में भाग लेने के भारत के उत्साह और विश्वास को गंभीर रूप से कमजोर किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूसी कच्चे तेल के आयात को रोकने के लिए काफी दबाव डाला है, जिसे नई दिल्ली ने अस्वीकार कर दिया है। इस कारण ट्रंप ने 6 अगस्त को भारतीय वस्तुओं पर 26% का दंडात्मक टैरिफ लगाया था। इसके अलावा ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है, जो 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत ने हाल के वर्षों में कूटनीतिक संतुलन की अपनी पारंपरिक नीति से हटकर क्वाड में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसने अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का समर्थन करके अमेरिका के करीब कदम बढ़ाए हैं। हालांकि भारत को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के प्रति अमेरिका की नीति में नाटकीय बदलाव आया है। अमेरिका का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में वापस लाना है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत अगला चीन बने। ये ज्ञान दोस्तों चीन ने भारत को देने की कोशिश की है, जैसे कि भारत को तो कुछ भी मालूम ही नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को यूक्रेन पर बमबारी रोकने के लिए मजबूर करने के वास्ते भारत पर अतिरिक्त शुल्क जैसे आक्रामक आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया है। जेडी वेंस ने एनबीसी न्यूज पर एक विशेष साक्षात्कार के दौरान ये भी कहा कि इस कदम से रशिया के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था के दम पर समृद्ध होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन रशिया से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर रहा है, जो कि बड़ी ही शर्मनाक बात है। यानी कि जेडी वेंस ने दोस्तों क्लियर खुलासा कर दिया है कि उसने भारत पर यह टैरिफ भारत के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए लगाया है, वो भी जानबूझकर। ऐसे में आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे 11 देश, 7 दिन और महाशक्तियों का दाव, कैसे इस हफ्ते बहुत कुछ बदलने वाला है। दरअसल जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, भारत के लिए यह हफ्ता कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम साबित होने वाला है। एक और भारतीय प्रोडक्ट पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी चीन जापान के दौरे पर रहेंगे। क्वाड नेताओं की मीटिंग होनी है, तो एससीओ समिट भी होने वाली है। साथ ही फिजी और बांग्लादेश के साथ भी अहम बातचीत हो रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गौर दिल्ली रवाना होने वाले हैं। ऐसे में साफ है कि यह हफ्ता भारतीय डिप्लोमेसी के लिहाज से काफी कुछ बदल कर रख देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 38 वर्षीय सर्जियो गौर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने का ऐलान किया है। वो ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं और 2024 चुनावों में उनकी पीएसी टीम का हिस्सा रहे हैं। जनवरी में
एरी गारसेटी के इस्तीफे के बाद उसे दिल्ली में अमेरिकी दूतावास बिना राजदूत के काम कर रहा था। अब गोर की नियुक्ति से साफ है कि ट्रम्प भारत को अपनी एशिया नीति में अहम मान रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी लाइन पर चला जाए। सर्जियो गोर के जल्द भारत आने की संभावना है। ये भारत अमेरिका रिश्तों में काफी कुछ तय करेगा। वहीं 29 से 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के दौरे पर रहेंगे। ये उनकी बतौर प्रधानमंत्री 8वीं जापान की यात्रा होगी। टोक्यो में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से होगी। दोनों नेता डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। जापान भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है और इस मुलाकात से स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और गहरा करने का मकसद है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी हाल ही में भारत आए थे। वहीं 31 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। ये उनकी 7 साल बाद की चीन यात्रा होगी। इस दौरान उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद रिश्ते बेहद ठंडे हो गए थे, लेकिन अब दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने, व्यापार दोबारा खोलने और उड़ानों को बहाल करने पर सहमति जताई है। ऐसे में बेस्ट ऑफ लक पीएम मोदी जी। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा आप लोग। लगातार धड़ाधड़ विदेशी यात्रा को लेकर दोस्तों वही आपको बता दें, जब डोनाल्ड ट्रंप का नहीं चला यूक्रेन रशिया के बीच शांति समझौता कराने का पैंतरा, तो अब दोस्तों उसने सोचा कि जेलेंस्की को ही पद से हटा देते हैं। बता दे वैलेरी ज़ालुझनी से जेलेंस्की का तख्ता पलट कराएगा अमेरिका। लिखी जा रही है नई स्क्रिप्ट, बड़ी स्क्रिप्ट। जी हाँ, मार्च के शुरू में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुए विनाशकारी टकराव के 3 दिन बाद लंदन स्थित यूक्रेनी दूतावास में टेलीफोन पर हलचल मच गई। जेडी वेंस की टीम लाइन पर थी और वे ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत और पूर्व में सेना के कमांडर इन चीफ वैलेरी ज़ालुझनी के साथ बातचीत करना चाहते थे। वैलेरी ज़ालुझनी ब्रिटेन में यूक्रेन के दूत हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ओवल ऑफिस में बगल के सोफे पर बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच टकराव भड़काने में अहम भूमिका निभा रहे थे। इस बहस के बाद से ट्रंप के करीबी लोगों की आंखों में जेलेंस्की खटकने लगे थे। गार्डियन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि वेंस की टीम ने ज़ालुझनी से संपर्क करने के लिए कई कूटनीतिक और अन्य माध्यमों से कोशिशें की। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ से सलाह मशविरा करने के बाद ज़ालुझनी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया था। असल में अमेरिकी प्रशासन को जेलेंस्की के बदले कोई उनका मजबूत विरोधी चाहिए था। ऐसी खबरें हैं कि ज़ालुझनी और जेलेंस्की के बीच सब ठीक नहीं है। जेलेंस्की ने पिछले फरवरी में उन्हें सेना प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था और लंदन भेज दिया था, लेकिन अमेरिका को इस बार नाकामी हाथ लगी। जेलेंस्की से तनाव के बाद भी ज़ालुझनी उस सरकार के प्रति वफादार बने हुए हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। दूसरी ओर देश और विदेश में कई लोग उन्हें यूक्रेन के स्वाभाविक अगले राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं और उन पर एक राजनीतिक अभियान शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, युद्ध की वजह से यूक्रेन में अभी कोई चुनाव तय नहीं है। यहाँ तक कि जेलेंस्की के कट्टर घरेलू विरोधी भी अभी भी मतदान कराने के पक्ष में नहीं है। फरवरी की ओवल ऑफिस की घटना के बाद से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की के संबंध भी सुधरे हैं। पिछले हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, लेकिन यूक्रेन में हर कोई जानता है कि देर सवेर चुनाव होने हैं और जब ऐसा होगा तो सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज़ालुझनी, जिन्होंने युद्ध की शुरुआत में रूसी हमले को सफलतापूर्वक खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, वही एकमात्र उम्मीदवार हैं जो जेलेंस्की के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं और अमेरिका ज़ालुझनी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप को पता है कि उन्होंने जुबान दी है कि वही यूक्रेन और रशिया के युद्ध को समाप्त करवाएंगे। लेकिन जैसी स्थिति अभी है, ना रशिया अटैक करने से पीछे हट रहा है ना फिर यूक्रेन पीछे हट रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ये सोच रहे हैं कि अगर जेलेंस्की को ही पद से हटा दें और उनके बदले जिसको भी हम पद देंगे वो हमारी बात जरूर मानेगा और वो समझौता करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा, चाहे उसके लिए यूक्रेन की राष्ट्रपति के लिए जमीनें ही क्यों ना गंवानी पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चाल चल रहा है अमेरिका, क्योंकि उसको पता है कि पुतिन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही वो पुतिन पर दबाव बना सकते हैं। जब अमेरिका दोस्तों इतने सैंक्शंस के बाद, इतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन को हिला तक नहीं सके तो उनके देश में हस्तक्षेप तो बहुत दूर की बात है। क्या है दोस्तों आपकी इस पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें,
भारत की परला मिसाइल का दीवाना हुआ ये देश जल्द कर सकता है करार। ब्रह्मोस का है ये पहला ग्राहक। दोस्तों, फिलीपींस की सेना ने ब्रह्मोस के बाद भारत की एक और मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखाई है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही इस मिसाइल की बिक्री को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। फिलीपींस 2022 के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे से पूरी तरह संतुष्ट है और भारत के साथ रक्षा संबंधों में विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है। फिलीपींस ने जिस हथियार को खरीदने में रुचि दिखाई है उसका नाम परले बैलिस्टिक मिसाइल है। परले मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। परले एक कम दूरी की ठोस ईंधन वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक प्रहार के लिए डिजाइन किया गया है। परले मिसाइल की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। इसमें मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर रेंज को बढ़ाने और घटाने की भी सुविधा है। परले एक कैनिस्टर युक्त मिसाइल है। ऐसे में इसे मल्टी एक्सल ट्रक और ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दोस्तों, उधर बता दें, भारत को डबल क्रॉस कर रहा है क्या चाइना? सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ सबसे बड़ा खुलासा। वाकई में दोस्तों, इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। बता दें, अमेरिका आंख दिखाता है तब चीन रूस और भारत की ओर उम्मीद भरी निगाह से देखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के चलते संभावित ट्रेड वॉर की अटकलों के बीच कहा गया, अगर चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा में पीएम मोदी का बीजिंग दौरा फाइनल होने के बाद लगा कि भारत चीन के तनावपूर्ण रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। लेकिन हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सीमा विवाद को लेकर चीन के रवैये में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। चीन भारत की सीमा नजदीक चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। ताशकुरगान खुंजुराब एयरपोर्ट हाल ही में काफी निर्माण कार्य देखा गया। ये जगह भारत के सियाचिन के करीब है। सीमा विवाद और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत चीन संबंधों में हाल के घटनाक्रमों के बीच इस बात की पुष्टि हुई है कि चीन ने LAC के पास सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार का काम बढ़ाया है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि चीन तिब्बत और शिनजियांग जो भारतीय सीमा के काफी नजदीक है, वहां के हवाई अड्डों पर चीन नए निर्माण करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चाइना। एक तरफ वो दिखा रहा है और भारत को रिक्वेस्ट कर रहा है कि RIC गठबंधन में शामिल हो जाओ, मिलकर अमेरिका को जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस चीनी जिनपिंग के दोगलेपन के लिए आपकी क्या राय होगी? दोगले नीति को लेकर बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा आतंकी हमला। 5 पाकिस्तानी जवान हुए शहीद, 17 हुए घायल। जी हां, पाकिस्तान में आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के आतंकी समूह अब नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में 2 अलग अलग घटनाओं में हुए आतंकी हमलों में कम से कम 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। ये हमले अफगानिस्तान के साथ लगे इलाके पर हुआ है। ये क्षेत्र पहले से संवेदनशील माना जाता है और ऐसी कई घटनाओं का गवाह रहा है। हंगू जिले के तोरावराई इलाके में रविवार देर रात आतंकवादियों ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC के एक ठिकाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी FC जवान शहीद हो गए जबकि 17 अन्य घायल हुए हैं। इसके पहले रविवार को ही खैबर जिले की तेराही घाटी में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें 2 और सुरक्षा कर्मियों की न्योता हो गई। ऐसी बढ़ती घटना एक बार फिर सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने की पाकिस्तान की बड़ी मदद, शर्म से झुक जाएगा परमाणु बम की धमकी देने वाले आसिम मुनीर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पर परमाणु बम से हमले की धमकी देते रहते हैं। इन धमकियों के बावजूद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है, जिसमें करीब 500 लोगों की मौतें हो चुकी है। इस बीच भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के अधिकारियों को बाढ़ की जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संपर्क हुआ हो। पाकिस्तान की मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मई महीने में हुए सैन्य संघर्ष के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क करते हुए संभावित बाढ़ के खतरों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। जियो टीवी के मुताबिक भारत ने तवी नदी में भीषण बाढ़ की चेतावनी दी है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने 24 अगस्त को यह सूचना दी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें
पाकिस्तान से खबर आ रही है 9 मई के दंगों के लिए इमरान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को सजा मिला। जी हां, पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने सोमवार को इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 9 मई 2023 के दंगों के दौरान सत्तारूढ़ PMLN के एक वरिष्ठ नेता के घर पर हमले का दोषी करार देते हुए 3 से 10 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि फैसलाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत यानी ATC ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की पंजाब के अध्यक्ष राणा सनाउल्लाह के घर पर हमले के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 10-10 साल और 16 अन्य को 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 34 लोगों को बरी कर दिया। साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया CIC का आदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बैचलर डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली यूनिवर्सिटी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस सचिन दत्ता ने CIC के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस सचिव दत्ता ने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। नीरज नाम के एक शख्स की ओर से सूचना का अधिकार यानी RTI आवेदन के बाद CIC ने 1978 में BA यानी कला स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की 21 दिसंबर 2016 को आदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी साल 1978 में ही यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को CIC के आदेश पर रोक लगा दी थी। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि CIC का आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि मेहता ने कोर्ट से यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को कोर्ट को अपना रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं आपको बताते हैं, नीतीश सरकार पर बार बार सवाल उठा रहे थे चिराग पासवान, अब सीट बंटवारे में भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इसके बाद NDA के घटक दलों में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों में सहमति बन चुकी है। अंतिम निर्णय के लिए बड़े नेताओं की बैठकें होंगी। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक वे 40+ सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि पासवान के लिए ज्यादा सीटें मांगना रणनीतिक मजबूरी है क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों को हैरान बनाकर रखना और सुराग। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान गठबंधन के लिए जरूरी है और सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि JDU चिराग को 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश और पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को सीट बंटवारे में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं अंतिम खबर बताते, रोजगार महाकुंभ का आगाज आज से CM करेंगे शुभारंभ। 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। दोस्तों, लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में मंगलवार से 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यहाँ देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 8वीं पास से परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।